मैं डॉक्टर सुनीता मीना, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री। बच्चों, आज मैं आपको आपके सिलेबस के बारे में बताना चाहती हूँ। तो क्या क्या आपको पढ़ना है, कौन कौन टॉपिक्स का आपको अध्ययन करना है, तो वो सब मैं आपको बताऊँ। तो आपका पहला पेपर BA पार्ट सेकंड का फर्स्ट पेपर है मध्यकालीन भारत का इतिहास 1200 से 1761 ईस्वी। तो सबसे पहला चैप्टर है दिल्ली सल्तनत के काल के स्रोतों का सर्वेक्षण। मतलब दिल्ली सल्तनत का अध्ययन करने से पहले हम उसके स्रोतों का अध्ययन करेंगे। तो उस स्रोतों में जो प्रमुख ग्रंथ हैं उनका अध्ययन अपन करेंगे। कौन कौन से ग्रंथ हैं जिनके माध्यम से हम दिल्ली सल्तनत के का अध्ययन कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसके स्रोत, मतलब उसके स्रोतों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इनमें विभिन्न ग्रंथ थे जो तत्कालीन साहित्यकारों और इतिहासकारों द्वारा लिखे गए थे। तो जिसमें तारीख़ यामिनी, तारीख़ मसूदी, तारीख़ उल हिंद, ताजुल मासीर, किताबुल लेला, तारीख़ सलातीन अफ़गानी, ये आदि प्रमुख ग्रंथ हैं जिनका हम अध्ययन स्रोतों के रूप में करेंगे। दूसरा टॉपिक है अपना तुर्की आक्रमण एवं राजपूत प्रतिरोध। तुर्की आक्रमण एवं राजपूत प्रतिरोध। तो इसमें तुर्कों के जो प्रारंभिक दावे हुए उनके बारे में आपको बताएंगे। किस तरह से महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया, उसके आक्रमणों का क्या प्रभाव रहा। उसके बाद मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया, गवर्नमेंट का उसका गोरी के आक्रमण से भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी, भारतीय आक्रमण के उद्देश्य, भारत पर आक्रमण के समय भारत की क्या स्थिति थी, ये ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक की नियुक्ति, ऐबक द्वारा विद्रोह का दमन करना, खिलजी द्वारा बंगाल बिहार की विजय, मोहम्मद गोरी के अंतिम दिन, गौरी का चरित्र मूल्यांकन। तो इस तुर्कों के विरुद्ध हिंदू की पराजय के कारण, तो ये सभी चीज़ हम सभी का अध्ययन किस में करेंगे, तुर्की आक्रमण एवं राजपूत प्रतिरोध में। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसके द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की कठिनाइयाँ क्या रही, ऐबक का चरित्र का मूल्यांकन, आराम शाह, इल्तुतमिश, उसके बाद इल्तुतमिश की कठिनाइयाँ क्या रही, उसने समस्याओं का समाधान कैसे किया, इल्तुतमिश की मृत्यु हुई और उसके इल्तुतमिश की सफलता क्या कारण थे, उसके चरित्र का मूल्यांकन, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, सुल्ताना रजिया, अमीरों के विद्रोह का दमन, रजिया के समय मुख्य घटनाएं, रजिया के पतन के क्या कारण रहे, बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, सुल्तान के अंतर्गत बलबन के कार्य, बलबन की नियुक्ति, पद से हटना, बलबन द्वारा विद्रोह का दमन करना, नासिरुद्दीन की मृत्यु, गयासुद्दीन बलबन का प्रारंभिक जीवन, उसकी क्या क्या समस्याएं रही, बलबन का राजत्व सिद्धांत, केंद्रीय शासन को सुदृढ़ बनाना, तुर्क अमीरों का दमन, उपद्रवकारी तत्वों का दमन, बंगाल की समस्या, तुगरील का विद्रोह, मंगोल संकट और सीमांत नीति, बलबन की मृत्यु, बलबन का चरित्र मूल्यांकन, केकुबाद और क्यूमर्स, खलजी क्रांति के कारण एवं परिणाम। तो ये आपका नेक्स्ट चैप्टर रहा है जिसमें हम दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बारे में पढ़ेंगे। फिर एक खिलजी साम्राज्यवाद, तुगलकी नवप्रवर्तन। तो खिलजी साम्राज्यवाद का उदय, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। खिलजी साम्राज्यवाद का उदय, खिलजियों का परिचय। तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने किसके खिलजी साम्राज्य की स्थापना की। उसकी उदार शासन नीति रही। मलुक छज्जू का विद्रोह, अमीरों का षड्यंत्र, सिद्दी मोला का षड्यंत्र, सैनिक अभियान, मंगोलों के विरुद्ध अभियान, अलाउद्दीन शाह का सैनिक अभियान, जलालुद्दीन की हत्या। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या कर दी। मूल्यांकन, अलाउद्दीन खिलजी, तो अलाउद्दीन की प्रारंभिक घटनाएं क्या रही, राजधानी पर अधिकार, जलालुद्दीन के पुत्रों का वध, अमीरों से धन वसूली, विजय अभियान, साम्राज्य विस्तार, गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, रानी पद्मिनी की कहानी, मालवा, सिवाना और जालोर, दक्षिण भारत की विजय, वारंगल का विफल अभियान, देवगिरी पर पुनर्धिकार, तेलंगाना, होयसल,
पांड्य राज्य देवगिरी पर अंतिम आक्रमण, अलाउद्दीन की दक्षिण नीति की समीक्षा, मंगोल संकट, उत्तर पश्चिमी सीमांत नीति, अलाउद्दीन के अंतिम दिन, मृत्यु, गृह नीति, शासन व्यवस्था, अलाउद्दीन का मूल्यांकन, शिहाबुद्दीन उमर, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, गुजरात के विद्रोह का दमन, देवगिरी पर आक्रमण, खुसरो का उत्थान, मुबारक शाह की हत्या, नासिरुद्दीन खुसरो शाह, खिलजी वंश के पतन के कारण। तो ये नेक्स्ट चैप्टर है। अगला है आपके सिलेबस में प्रांतीय राज्यों का उदय, बहमनी एवं विजयनगर साम्राज्यों का योगदान। तो प्रांतीय केंद्रीय शासक शक्ति का प्रारंभ हुआ बंगाल, गुजरात, मालवा, खानदेश, कश्मीर, जौनपुर, सिंध और मुल्तान, मेवाड़, मारवाड़, आमेर, उड़ीसा, कामरूप, असम, विजयनगर। तो ये प्रांतीय राज्यों की इन प्रांतीय राज्यों की का उदय हो गया था। उसके बाद विजयनगर एवं बहमनी राज्यों का क्या क्या योगदान रहा, ये रहा जिसमें विजयनगर राज्य का संगम वन, सुलू वन, तुलू वन, नरसिंह कृष्णदेवराय के निर्बल उत्तराधिकारी, तालीकोटा का युद्ध, तालीकोट के बाद विजयनगर राज्य के पतन के कारण, शासन व्यवस्था, सामाजिक एवं आर्थिक जीवन, कला, साहित्य, बहमनी राज्य स्थापना, बहमन शाह, मोहम्मद शाह प्रथम, मुजाहिद दाऊद, मुजाहिद द्वितीय, ताजुद्दीन फिरोज शाह, अहमद शाह, अलाउद्दीन द्वितीय, हुमायूं, मोहम्मद शाह तृतीय, राज्य का विघटन, बरार, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर, बहमनी राज्य के पतन के कारण, प्रशासन और जनजीवन। ये तो आपका हो गया पहला सेक्शन। तो दूसरा सेक्शन स्टार्ट होता है जिसमें मुगलकालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों का अध्ययन करेंगे। इसके बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना, बाबर, मुगल साम्राज्य की स्थापना में हुमायूं का योगदान, हुमायूं के साथ क्या क्या कठिनाइयाँ हुई, उसका शेरशाह सूरी से कौन सा युद्ध हुआ, चौसा का युद्ध हुआ, बंगाल, हुमायूं के असफलता के कारण। फिर उसके बाद शेरशाह सूरी का उत्कर्ष एवं उसका प्रशासन, अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण, मुगल राजनीति में नूरजहाँ जुनता की भूमिका, जहांगीर, नूरजहाँ का प्रारंभिक जीवन, नूरजहाँ से विवाह के परिणाम, मुगल राजनीति में नूरजहाँ का मूल्यांकन, नूरजहाँ जुनता के विजय अभियान। फिर मुगलों की राजपूत नीति, बाबर की राजपूत नीति, हुमायूं की राजपूत नीति, अकबर की राजपूत नीति। विभिन्न जो शासक थे उनकी राजपूत नीति का उल्लेख करेंगे। राजपूत राज्यों पर प्रभाव, राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में। फिर है मुगलों के प्रति सिख नीति, मुगलों के प्रति सिख नीति। फिर है शिवाजी का उत्कर्ष, 1771 ईस्वी तक मराठों का विस्तार और मुगल साम्राज्य के पतन। तो ये आपका सेकंड सेक्शन हो गया। तो इस तक यहाँ तक हमें मुगलों की धार्मिक नीति, मुगलों की दक्षिण नीति, मुगलों के मध्य एशिया फारस के प्रति, उत्तर और दक्षिण भारत की सांस्कृतिक एकता, अकबर के पूर्व की स्थिति, अकबर की दक्षिण नीति, जहांगीर की दक्षिण नीति, शाहजहाँ की दक्षिण नीति, औरंगजेब की दक्षिण नीति। इसके बाद आता है मुगलों की मध्य एशिया फारस की नीति, मतलब विदेश नीति क्या रही उसके बारे में, हुमायूं की नीति, अकबर की नीति, विभिन्न जो मुगल शासक थे उनकी नीतियों का वर्णन हम करेंगे। मुगलों की धार्मिक नीति में हुमायूं की धार्मिक नीति, अकबर की धार्मिक नीति, बाबर की धार्मिक, जहांगीर की धार्मिक नीति, विभिन्न शासकों की धार्मिक नीति का वर्णन हम करेंगे और धार्मिक नीति के क्या क्या परिणाम और कौन कौन से विद्रोह है उनके फलस्वरूप इसका उल्लेख इसमें किया जाएगा। नेक्स्ट आता है शिवाजी का उत्कर्ष और मुगलों मराठों के प्रति नीति। तो उन शिवाजी के प्रारंभिक जीवन के बारे में हम बताएंगे, जावली पर विजय, मुगलों के साथ कैसे उनकी मुठभेड़ हुई, अफजल खां की घटना, शाइस्त खां पर आक्रमण, सूरत को लूटना, राजा जयसिंह और शिवाजी, सम्राट से भेंट, शिवाजी के अंतिम दिन और मृत्यु, शिवाजी का प्रशासनिक व्यवस्था, धार्मिक नीति और शिवाजी का मूल्यांकन। फिर 1761 ईस्वी तक मराठा शक्ति का विस्तार, शिवाजी के उत्तराधिकारी, मराठों का स्वाधीनता संग्राम, पेशवाओं का उत्थान, पेशवा बालाजी विश्वनाथ, ताराबाई को प्रभावित करना,
विद्रोही मराठा सरदारों का दमन, सेहत बंधुओं से समझौता, पेशवा की दिल्ली यात्रा मूल्यांकन, पेशवा बाजीराव प्रथम, निजाम से संघर्ष, संभाजी द्वितीय को परास्त करना, सेनापति दाभादे की भूमिका, राजस्थान में मराठा प्रवेश, बाजीराव के अंतिम दिन। तो ये दूसरा सेक्शन हो गया। और मालवा पर आक्रमण, कर्नाटक का प्रभुत्व, बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर प्रभुत्व, निजाम और उसके उत्तराधिकारी, राजपूत और जाटों के साथ संबंध, शाहू के उत्तराधिकारी का प्रश्न, पानीपत का तीसरा युद्ध की घटनाएं, ये महत्व परिणाम, पानीपत में मराठों के पराजय के कारण मराठों का पराजय। फिर सेकंड सेक्शन आपका यहाँ कंप्लीट होता है। तीसरा है मुगल साम्राज्य का पतन आता है तीसरे सेक्शन में। औरंगजेब की धर्मांधता, औरंगजेब की संकालु प्रवृत्ति, औरंगजेब के प्रशासन में दोष, क्या क्या कारण रहे मुगल साम्राज्य के पतन, उनका यहाँ का उल्लेख, उनका इसमें वर्णन किया जाएगा। मध्यकाल में मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, मनसबदारी व्यवस्था, एकता प्रथा, ये सारा इसका उल्लेख मध्यकाल में राजशासन में प्रशासनिक और शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन क्या करना होगा। अर्थव्यवस्था में कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, नगरीय केंद्र, उपज प्रौद्योगिकी, कृषि, उद्योग धंधे, वस्त्र उद्योग, धातु, उनकी स्थिति कैसी रही, इसका अध्ययन हम अर्थव्यवस्था के अंतर्गत करेंगे। मध्यकालीन समाज, उल्लेमा वर्ग, उनकी स्थिति, कृषक वर्ग की क्या स्थिति रही, नारी की स्थिति क्या रही, ये इसमें अध्ययन किया जाएगा। फिर है भक्ति आंदोलन, महाराष्ट्र धर्म। तो भक्ति आंदोलन और इस्लाम, भक्ति आंदोलन के क्या क्या कारण थे, भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक संत कौन कौन से थे, भक्ति आंदोलन की क्या क्या विशेषताएं थी, भक्ति आंदोलन का महत्व, प्रभाव, महाराष्ट्र धर्म, अभिप्राय, स्वरूप, महाराष्ट्र धर्म की विशेषताएं, सिख पंथ, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु गोविंद सिंह। फिर है सूफीवाद और सिख धर्म। तो उत्पत्ति, विकास, भारत में सूफी संप्रदाय, सूफी दर्शन, सिद्धांत, सूफी धर्म के विभिन्न संप्रदाय, चिश्तिया संप्रदाय, सुहारवर्दी संप्रदाय, कदारिया संप्रदाय, तो विभिन्न संप्रदायों का अध्ययन किया जाएगा सूफीवाद के अंतर्गत। और सिख धर्म में गुरु नानक का दर्शन, सिख मत, सिख धर्म का विकास, गुरु गोविंद सिंह और सिख धर्म और हिंदुत्व, इन सब का अध्ययन हम इस चैप्टर में करेंगे। कला एवं स्थापत्य एवं साहित्य का, तो सल्तनत कालीन और मुगल कालीन कला साहित्य का विकास, इसका अध्ययन हम इसमें करेंगे। ललित कलाएं, संगीत कला, मूर्ति कला, धातु कला, मध्यकालीन साहित्य, फारसी साहित्य, संस्कृत साहित्य, हिंदी साहित्य, उर्दू साहित्य का अध्ययन इसमें किया जाएगा। सांस्कृतिक समन्वय एवं सम्मिश्र संस्कृति का विकास, तो इसमें इस्लाम और हिंदू संस्कृति का एक दूसरे पर क्या प्रभाव रहा, इसका वर्णन इसमें क्या है। तो राजनीति के क्षेत्र में कैसे प्रभाव पड़ा, जैसे देवत्व की भावना उत्पन्न हो गई, राजत्व में देवत्व, हाँ, सामाजिक क्षेत्र में एक दूसरे के खान पान, रहन सहन, पहनावा को अपनाने लगे, आर्थिक क्षेत्र में कैसे उन्होंने राजस्व को भारतीयों से ग्रहण किया, कला और साहित्य क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में सूफी संतों का क्या योगदान रहा, सूफी सिद्धांत। तो ये आपका BA पार्ट सेकंड का फर्स्ट पेपर मध्यकालीन भारत का इतिहास का सिलेबस जो मैंने आपको अभी बताया है।